आज हम लोग हिंदी का इत्यादि की आत्मकहानी, इत्यादि का मतलब क्या, एक्सेट्रा, जो हम लोग कभी भी कुछ भी रह जाता है अपना आंसर तो हम लोग कंप्लीट कैसे करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बराबर। आप लोग ये वर्ड ज़्यादा करके हिस्ट्री में, बाद में किधर डालते हो, ज्योग्राफी में, ये सारे वर्ड्स आप डालते हो। जब भी आपको किसी किसी प्रदेश का नाम लिखने का रहता है तो आप 2-3 प्रदेश का नाम लिखते हो, बराबर, और बाद में लिखते हो एक्सेट्रा। बराबर। तो क्या होता है ना, एक्सेट्रा के वजह से आपका इनकम्प्लीट सेंटेंस जो है वो सेंटेंस पूरा करने को मदद होती है, हेल्प होती है। ओके। तो इत्यादि मतलब एक्सेट्रा आपसे आपकी कहानी शेयर करना चाहता है यहाँ पे। ओके। यशोदानंद अखौरी बाद में गद्य संबंधी इसमें लेखक ने इत्यादि शब्द के उपयोग सदुपयोग दुरुपयोग के बारे में बताया है। अभी देखो, अभी ये जो है ना, ये पूरा एक ग्रामर का एक वर्ड है, बराबर, और उसने मैं किस तरह से हर जगह पे यूज किया जाता हूँ इसके बारे में बताया है। बराबर। शब्द समाज में मेरा सम्मान कुछ कम नहीं है। मेरा इतना आदर है कि वक्ता और लेखक लोग मुझे जबरदस्ती घसीट के ले जाते हैं। दिन भर में मेरे पास न जाने कितने बुलावे आते हैं। बराबर ना, मतलब क्या है, देखो कोई भी बच्चा लिखने को बैठे इत्यादि इत्यादि बोल के खत्म करता है। बाद में लेखक मतलब जो वक्ता होता है, जो स्पीच देता है, उसे कुछ नहीं याद आया तो वो बोलते हैं हाँ चलो इत्यादि, समझ में आया आपको, इस तरह से बोल के वो छोड़ देता है। सभा सोसाइटियों में जाते जाते मुझे नींद भर सोने की भी छुट्टी नहीं मिलती। यदि मैं बिना बुलाए भी कहीं जा पहुंचता हूँ तो भी सम्मान का ही स्थान पाता हूँ। सच पूछिए तो शब्द समाज में यदि मैं यानी इत्यादि नहीं होता तो लेखक और वक्ताओं की न जाने क्या दुर्दशा होती। मतलब अगर ये वर्ड की खोज ना होती तो बहुत सारे सेंटेंस आज जो सारे लोग कंप्लीट कर पाते हैं वो कंप्लीट नहीं कर पाते। ओके। पर हाँ, इतना सम्मान पाने पर भी किसी ने आज तक मेरे जीवन की कोई कहानी नहीं बनाई। संसार में जो जरा भी काम करता है, लेखक लोग खूब नमक मिर्च लगाकर पोथे के पोथे रंग डालते हैं। पोथे के पोथे मतलब पन्ने के पन्ने रंग डालते हैं और बड़े बड़े जाड़ी जाड़ी किताब भी लिखते हैं। पर मेरे लिए एक सतर भी किसी की लेखनी से आज तक नहीं निकला। मेरे लिए एक सतर भी मतलब मेरे लिए एक छोटा सा पन्ना भी किसी ने आज तक नहीं लिखा। पाठक, इसमें एक भेद है, लेकिन फिर भी इसमें एक रहस्य है, एक गुपित है। क्यों नहीं लिखा गया वो अभी आप देखो। यदि लेखक लोग सर्वसाधारण पर मेरे गुण प्रकाशित करते तो उनकी योग्यता की कलाई जरूर खुल जाती। योग्यता की कलाई मतलब उनके सारे भेद जरूर खुल जाते अगर उन्होंने लिखा इत्यादि के बारे में। तो लोगों को लगता हाँ यहाँ पे इस लेखक ने इत्यादि क्यों लिखा है, ताकि उसका अगला लाइन नहीं समझ में आया, इसलिए उसने वहां पे इत्यादि डाल दिया। समझा आपको? तो ये लेखक लोग जो है उनकी पोल खुल जाती अगर वो मेरे बारे में लिखते। बराबर। उनकी शब्द दरिद्रता की दशा में मैं ही उनका एकमात्र अवलंबन हूँ। मतलब क्या है, अगर जहाँ पे भी वर्ड थोड़े शॉर्ट गिरते हैं या उनको कुछ सूझता नहीं है तो वो मेरा यूज वहाँ पे करते हैं। तो अगर वो मेरी कहानी लिखते तो उनकी वो शब्द दरिद्रता मतलब क्या है, वो शब्दों में कितने पुअर है, कितने खराब है, ये भी आपको समझता। अच्छा, तो आज मैं चारों ओर से निराश होकर आप ही अपनी कहानी कहने और गुणवली गाने बैठा हूँ। और इसीलिए मैंने बहुत टाइम तक सोचा कि कोई मेरे लिए कुछ लिखेगा, कोई मुझे एक्सप्रेस करेगा, लेकिन किसी ने नहीं लिखा, किसी ने नहीं कहा। इसीलिए आज मैं खुद ही आपको लिख कर और अपनी कहानी बोलना चाहता हूँ। देखो पाठक, आप मुझे अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने का दोष न लगावे। मतलब क्या है, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू मतलब अपनी मुंह से ही अपनी तारीफ करना। बराबर। ये मुहावरा है। मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ और मैं इसके लिए आपसे माफी भी मांगता हूँ कि मैं अपने गुणगान अभी करने वाला हूँ। अपने जन्म का सन संवत मिति दिन मुझे कुछ भी याद नहीं। मतलब कौन से ईयर में मैं आया इत्यादि बनकर, या फिर किसने मेरे को इंट्रोड्यूस किया, ये मुझे कुछ पता नहीं। याद है इतना ही कि
जिस समय शब्द का महाअकाल पड़ा था उसी समय मेरा जन्म हुआ। जब किसी को शब्द सूझ ही नहीं रहे थे तब किसी लेखक ने मुझे इंट्रोड्यूस किया। महाअकाल पड़ना यानी बहुत ज्यादा, हम लोग बोलते हैं ना जैसे कि खाने का अकाल पड़ता है, दुष्काल मतलब कैसे है कि जल किधर किधर पानी का दुष्काल होता है, पानी का अकाल पड़ता है। अकाल यानी कुछ भी चीज होती है ना वो बहुत कम मात्रा में प्राप्त होना। ओके, मेरी माता का नाम इति और पिता का नाम आदि। मेरी माता अविकृत अव्यय घराने की है। अभी देखो अव्यय में हम लोगों ने देखा ही है अव्यय कौन से होते हैं, क्रिया विशेषण होते हैं, संबंध सूचक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो इति ये क्या है, अव्यय में हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं, अव्यय में हम लोग डालते हैं। और आदि मतलब हम लोग बोलते हैं ना इत्यादि, ऐसा है। समझ में आया? मेरे लिए यह थोड़े गौरव की बात नहीं है, क्योंकि बड़ी कृपा से अव्यय वंश वाले प्रतापी महाराज प्रत्यय के भी अधीन नहीं हुए, वे स्वाधीनता से ही विचरते आए हैं। मतलब क्या है, मेरे लिए बड़ी बात नहीं है कि मेरा जन्म अव्यय घराने से हुआ और अव्ययों को अपना एक विशिष्ट स्थान होता है और वो स्थान मुझे प्राप्त नहीं हुआ। लोग मुझे किधर भी कैसे भी लगा देते हैं। समझ में आया? अभी देखो प्रतापी महाराज प्रत्यय मतलब आपको मालूम है हम लोग क्या करते हैं, प्रत्यय लगाओ, बाद में क्या आता है आपका उपसर्ग लगाओ। तो प्रत्यय लगाओ मतलब हम लोग एंडिंग में लगाते हैं। जैसे कोई वर्ड होता है सुंदर, तो हम लोग क्या लगाते हैं, सुंदरता। ये क्या होता है, प्रत्यय। मतलब हर एक का एक अपना स्थान है, प्रत्यय का, उपसर्ग का, अव्यय का। लेकिन मेरा खुद का कोई स्थान नहीं, कोई भी आता है और मुझे कहाँ पे भी लगा के चला जाता है। समझ में आया? और अपने कंप्लीट करता है सेंटेंस को। इसीलिए मेरे लिए ये कोई बड़े गर्व की बात नहीं है कि मेरा जन्म तो कैसे हुआ है, प्लस करके हुआ है। इति अधिक आदि इज इक्वल टू इत्यादि, बराबर। इसको क्या बोलते हैं, संधि विच्छेद, बराबर। तो इति हम लोग कहाँ पे लगाते हैं, अव्यय में, और आदि यानी हम लोग एंडिंग में लगाते हैं, प्रत्यय में। लेकिन फिर भी मुझे सब जगह पे लोग लगाते हैं, इसीलिए मैं बहुत दुखी हूँ। ओके, मेरे बारे में किसी ने कहा था कि यह लड़का विख्यात और परोपकारी होगा, बहुत ही फेमस हो जाएगा और लोगों की सेवा करेगा। और मैं बहुत ही फेमस हूँ एक्सेट्रा के नाम से इंग्लिश में, और आए दिन लोगों की सेवा ही करता रहता हूँ। अपने समाज में यह सबका प्यारा बनेगा। मेरा नाम माता पिता ने कुछ और नहीं रखा और इसलिए मेरा नाम इत्यादि। अपने ही नामों को मिलाकर वे मुझे पुकारने लगे, और दोनों ने क्या कहा, इति और आदि, दोनों ने सोचा कि चलो ना, क्यों ना हम लोग दोनों मिलकर इत्यादि के नाम से इसको पुकारते हैं। कुछ लोग प्यार में आकर पिता के नाम के आधार पर आदि ही कहने लगे। कोई लोग इत्यादि भी नहीं लिखते, आदि बस, ये सब चाहिए मुझे, आदि बस। समझा आपको? लिस्ट भी कभी कभी हम लोग बनाते हैं पूजा की, तो पान, सुपारी, प्रसाद इत्यादि, मतलब आप समझ लेने का, आगे का जो भी है वो आ जाएगा। पुराने जमाने में मेरा इतना नाम नहीं था। कारण यह कि एक तो लड़कपन में थोड़े लोगों से मेरी जान पहचान थी, दूसरे उस समय बुद्धिमानों के बुद्धि का भंडारों में शब्दों की दरिद्रता भी नहीं थी। देखो पुराने जमाने में लोग बहुत किताबें पढ़ते थे, बहुत आर्टिकल्स पढ़ते थे, सुनते थे, किधर किधर से पोथी पुराण भी पढ़ते थे, तो उनके पास शब्दों का भंडार था। भंडार यानी ट्रेजर था, वर्ड्स क्या ट्रेजर था, इसीलिए उनको कभी भी एक्सेट्रा का सहारा ही नहीं लेना पड़ा। वो हमेशा कंप्लीट करते थे सेंटेंस, बहुत अच्छे विचारों से करते थे। इसीलिए पुराने जमाने में आपको इत्यादि वर्ड्स बहुत कम जगह पे दिखाई देगा। पर जैसे जैसे शब्द दरिद्रता बढ़ती गई, मतलब क्या है, हम लोग ज्यादा से ज्यादा किसके ऊपर अपना समय बिताने लगे, टीवी के ऊपर, मॉल में जाकर, बाद में खेल कूद में आप बोल सकते हो, बराबर। मतलब क्या है, किताबें जैसे जैसे हमसे दूर होती गई, हमको वो जो वर्ड का ट्रेजर है वो हमारा क्या होता गया, कम होता गया। और इसीलिए एक्सेट्रा की जरूरत बहुत पड़ने लगी, इत्यादि की जरूरत बहुत पड़ने लगी। वैसे वैसे मेरा सम्मान भी बढ़ता गया। आजकल की बात ही मत पूछो, आजकल मैं हूँ। मेरे समान सम्मान वाला इस समय मेरे समाज में कदाचित विरला मतलब कोई और ही होगा, मतलब मैं हूँ ही।
को कोई विरला ही कोई ठहरेगा। मतलब क्या है, मैं नहीं, ऐसा कोई बुक नहीं, ऐसा होगा ही नहीं। आदर की मात्रा के साथ मेरे नाम की संख्या भी बढ़ती चली गई। आजकल मेरे अपने नाम हैं। भिन्न भिन्न भाषाओं के शब्द समाज में मेरे नाम भी भिन्न भिन्न हैं। मेरा पहनावा भी भिन्न भिन्न है। जैसा देश वैसा भेष बनकर मैं स्वतंत्र विचारता हूँ। आप तो जानते ही होंगे कि सर्वेश्वर ने हमें शब्दों को सर्वव्यापक बनाया है। इसी से मैं एक ही समय अनेक ठौर काम करता हूँ। ठौर मतलब अनेक जगह काम करता हूँ, ये लिख कर रखो। ठौर का मतलब जगह। इस घड़ी भारत की पंडित मंडली में भी विराजमान हूँ। जहाँ देखिए वही मैं परोपकार के लिए उपस्थित रहता हूँ। जैसे मैंने आपको 2 वर्ड्स बताए, इत्यादि अपने इसमें होता है, हिंदी में होता है, मराठी में वगैरह वगैरह, बराबर, और इंग्लिश में एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बराबर। मतलब इत्यादि के ही अनेक रूप हैं और वो अलग अलग भाषाओं में अलग अलग जगह पे यूज किए जाते हैं। इसीलिए उन्होंने बोला है जैसा देश वैसा भेष। क्या राजा क्या रंक, क्या पंडित क्या मूर्ख, किसी के घर जाने आने में मैं संकोच नहीं करता। भले बड़ा राजा हो या फिर भिखारी हो या फिर बहुत बड़ा बुद्धिमान हो या फिर जिसको कुछ भी नहीं आता हो, कोई भी मेरा यूज कर सकता है। अपनी मनमानी नहीं समझता, अपनी मानहानि नहीं समझता। इसमें मैं मेरा खुद का कोई भी इंसल्ट नहीं समझता, इंसल्ट या फिर अपमान नहीं समझता। अन्य शब्दों में यह गुण नहीं। वे बुलाने पर भी कहीं जाने आने में गर्व करते हैं, आदर चाहते हैं। अभी देखो, सारे वर्ड्स हम लोग सब जगह पे यूज कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। थैंक यू की जगह पे ही यूज करते हैं, सॉरी की जगह पे ही यूज करते हैं। उसी तरह से एक्सेट्रा जो वर्ड है वो हम लोग कहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। सेंटेंस के एंड में भी हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। कुछ समझ में नहीं आया, एक्सेट्रा लिख दिया। बहुत सारे अपने को टाइप्स है, सब्जेक्ट के नाम है एक जगह पे, तो हम लोग एक्सेट्रा लिख कर छोड़ देते हैं। ओके, अभी देखो, मुझ में यह बात नहीं, इसीलिए मैं सबका प्यारा हूँ। परोपकार और दूसरे का मान रखना तो मेरा कर्तव्य है, और परोपकार करना, लोगों की सेवा करना, लोगों को कैसे ना, लोगों को मेरे से उपयोग होना चाहिए, ये मैं मेरा धर्म समझता हूँ। यह किए बिना मुझे एक पल भी चैन भी नहीं पड़ता। संसार में ऐसा कौन है जिसके अवसर पड़ने पर मैं काम नहीं आता। निर्धन लोग जैसे भाड़े पर कपड़ा पहनकर बड़े बड़े समाजों में बढ़ाई पाते हैं, कोई उन्हें निर्धन नहीं समझता। वैसे ही मैं भी छोटे छोटे वक्ताओं और लेखकों की दरिद्रता झटपट दूर कर देता हूँ। अब 2-1 दृष्टांत लीजिए। मतलब क्या, 1-2 वो एग्जाम्पल बताएगा। दृष्टांत यानी एग्जाम्पल बताएगा। जैसे कि कोई लोग ऐसे होते हैं कि भाड़े के कपड़े पहनते हैं, बहुत सुंदर सुंदर, और बड़ी बड़ी पार्टियों में जाते हैं, इंजॉय करते हैं। लोग उन्हें निर्धन नहीं समझते। वो लोग बोलते हैं देखो कितना सुंदर कपड़ा ड्रेस पहना है, तो इसके पास तो पैसा होगा ही होगा। इस तरह से कोई भी लोग मुझे क्या कर सकते हैं, भाड़े पे लेके जाते हैं और कहाँ पे भी चिपका देते हैं। ओके, वक्ता महाशय वक्तृत्व देने को उठ खड़े हुए। वक्ता मतलब बोलने वाला। अपनी विद्वत्ता दिखाने के लिए सब शास्त्रों की बात थोड़ी बहुत करना चाहिए, पर पन्ना भी उलटने का सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ। इधर उधर से सुनकर 2-1 शास्त्रों और शास्त्रोकारों का नाम भर जान लिया है। कहने को तो खड़े हुए हैं, पर कहे क्या। कभी कभी देखो, बहुत बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं, लेखक आते, वक्ता आते, सब कुछ आते, लेकिन सब में ऑन द स्पॉट उस सब्जेक्ट के ऊपर बोलने की कला नहीं होती है। तो वो बेचारे थोड़े सोचते हैं, 1-2 लाइन बोलते हैं और बोलते हैं चलो आप समझ गए ना, इत्यादि, बस ऐसा करके बैठ जाते हैं। अब लगे चिंता के समुद्र में डूबने उतरने और मुंह पर रुमाल दिए खांसते खुसते इधर उधर ताकने। तभी लोग क्या करते ठहरो, हाँ मैं जरा देखता हूँ, हाँ ये, हाँ बराबर है करके वो लोग क्या करते हैं, अपने संभाषण को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। 2-4 बूंद पानी भी उनके मुखमंडल पर झलकने लगा। 2-4 मतलब एकदम से पसीना पसीना हो गए। एकदम से किसी ने बोला कि आप 4 शब्द बोलो। जो मुखकमल पहले उत्साह सूर्य की किरणों से खिल उठा था, अब ग्लानि और संकोच का पाला पड़ने से मुरझाने लगा। देखो, सभी को है ना, लिखने को तो आ जाता है बड़ी बड़ी किताबें, लेकिन
वो किताबें वो लिखने के बाद उस किताब में क्या है वो कितना संक्षेप में लोगों को बता सकते हैं। ये कला, बोलने की कला जो है बहुत सारे लोगों के सामने, ये बहुत कम लोगों को आती है। और एक बार ऐसे ही हुआ कि एक बहुत बड़े लेखक थे, वो लिखते तो किताबें बहुत अच्छा थे, लेकिन उनको बोलने के लिए बोला गया तो वो एकदम गड़बड़ा गए। उनका मुखमंडल एकदम ऐसे, एकदम वो डर के मारे कुछ उनको होने लगा, उनके चेहरे पर पसीना आने लगा। बेचारों ने एक दो बार ऐसे खांसा, बाद में रुमाल से पसीना भी पोंछा, लेकिन अभी उनको एक दो शब्द के बाद कुछ सूझ नहीं रहा था कि मैं क्या करूं। देखो, ग्लानि और संकोच, ग्लानि यानी शर्म और संकोच यानी एकदम से वो हेजिटेट हो गए। उनकी ऐसी दशा देख मेरा हृदय दया से उमड़ आया और मुझे ऐसे लगा कि अरे ये मेरा अगर यहाँ पे प्रयोग करेंगे तो शायद ये छूट जाएंगे। उस समय मैं बिना बुलाए उनके लिए जा खड़ा हुआ। मैंने उनके कानों में चुपके से कहा, महाशय कुछ परवाह नहीं, मैं आपके मदद के लिए तैयार हूँ। आपके जी में जो आए आरंभ कीजिए, फिर तो मैं कुछ भी निभा लूंगा। मतलब क्या है, मेरा आप किधर भी यूज कीजिए, मैं संभाल लूंगा। निभा लूंगा मतलब संभाल लूंगा। मेरे ढाढ़स बंधाने पर बेचारे वक्ता जी के जी में जी आया। उनका मन फिर जो का त्यों हरा भरा उठा। थोड़ी देर के लिए जो उनके मुखड़े के आकाशमंडल मतलब क्या, मुखड़ा, पूरा चेहरा बादल दिख पड़ रहा था, वह एक बार में ही हट गए। बराबर। उत्साह का सूर्य फिर से निकल आया। अब लगे वे यो वक्तृत्व झाड़ने। देखो वो वक्तृत्व कैसे झाड़ते हैं। महाशयो, धर्मशास्त्रकार, पुराणाकार, दर्शनकारों ने कर्मवाद इत्यादि जिन जिन दार्शनिक तत्व रत्नों को भारत के भंडारों में भरा है, उन्हें देखकर मैक्स मुलर इत्यादि पाश्चात्य पंडित लोग बड़े अचंभा में आकर चुप हो जाते हैं, इत्यादि इत्यादि। ऐसा उन्होंने बोलना शुरू किया। देखो उनका स्पीच देखो कैसा है कि उन्होंने बोला कि वहां पे सारे लोग आए थे, उसमें कौन कौन थे, महाशय थे, धर्मशास्त्रकार थे, बाद में पुराण के ऊपर लिखने वाले लोग थे, तो और भी बहुत सारे लोग थे, लेकिन उनके नाम उनको नहीं आ रहे थे, तो उन्होंने 2-3 नाम लिखे और बोले इत्यादि इत्यादि। बराबर। भारत में क्या है, भारत में रत्नों का भंडार है, बाद में क्या है, मैक्स मुलर इत्यादि। मतलब क्या है, और भी पाश्चात्य पंडित वहां पे लेखक उन्होंने बोलने चाहिए थे, भारत के बारे में और भी कुछ बोलना चाहिए था, लेकिन वो जैसे कि उनको कुछ सूझ नहीं रहा था, तो उन्होंने वो थोड़ा सा बोला इत्यादि। फिर क्या है, देखो, पाश्चात्य पंडित लोग बड़े अचंभा में आकर चुप हो जाते हैं, इत्यादि इत्यादि। मतलब पाश्चात्य लोगों के बारे में भी उनको बोलना था, लेकिन एक लाइन बोले और बोले इत्यादि इत्यादि। मतलब आप समझ लो। सुनिए, और किसी समालोचक महाशय का किसी ग्रंथकार के साथ बहुत दिनों से मनमुटाव चला आ रहा था। अभी ये एक इंसिडेंस हो गया कि वहाँ पे एक वक्ता था, उसको बहुत बड़े पंडित की जो सभा थी उसमें बुलाया गया था, तो उसे कुछ सूझ नहीं रहा था, तो उन्होंने बहुत अच्छे से इत्यादि का सहारा लेके अपना स्पीच खत्म किया। अभी दूसरा सुनिए, और किसी समालोचक महाशय का किसी ग्रंथकार के साथ बहुत दिनों से मनमुटाव चला आ रहा है। जब ग्रंथकार की कोई पुस्तक समालोचना के लिए समालोचक साहब के आगे आई, तब वे बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि यह दाव तो वे बहुत दिनों से ढूंढ रहे थे। पुस्तक को बहुत कुछ ध्यान देकर उलटकर उन्होंने देखा। कहीं किसी प्रकार का विशेष दोष पुस्तक में नहीं मिला। 2-1 साधारण छापे की भूलें निकली, पर इससे तो सर्वसाधारण की तृप्ति नहीं होती। ऐसी दशा में बेचारे समालोचक महाशय ने मन में मैं याद आ गया। वे झटपट मेरी शरण आ गए। फिर क्या है, पौ 12 मतलब एकदम वो जीत ही गए। उन्होंने उस पुस्तक की यो समालोचना कर डाली। पुस्तक में जितने दोष है, उन सभी को दिखाकर हम ग्रंथकार की अयोग्यता का परिचय देना तथा अपने पत्र का स्थान भरना और पाठकों का समय खोना नहीं चाहते, पर 2-1 साधारण दोष हम दिखा सकते हैं, जैसे डैश 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 इत्यादि इत्यादि। देखो, समालोचक मतलब क्या होता है, जिसके पास किताब जाती है, हम लोग उसको प्रूफ रीडर बोल सकते हैं ना, समालोचक को हम लोग प्रूफ रीडर बोल सकते हैं। तो वो एक ग्रंथकार था, तो ग्रंथ लिखने वाला, मतलब आप समझो आपके भाषा में लेखक था। उसने एक सुंदर सी किताब लिखी, और वो जो प्रूफ रीडर करने वाला था और जिसके पास छपाई के लिए जाने वाली थी,
तो उसका और उस ग्रंथकार का कुछ मनमुटाव, मतलब कुछ ऐसा झगड़ा था। तो वो ना राह ही देख रहा था कि कब इसकी किताब मेरे पास आए छापने के लिए, और कब मैं उसमें से मिस्टेक्स ढूंढूं। मिस्टेक ढूंढते ढूंढते वो ढूंढ रहा था, लेकिन उसको कुछ ज़्यादा मिस्टेक मिली नहीं, एक आध दूसरी मिली छपाई के तौर पे। लेकिन उससे उसका समाधान कैसे होगा, और उसे तो वो लेखक के बहुत सारे मिस्टेक्स है ऐसा बताना था। तो अभी वो कैसे बताएगा, तो उसे 2 तो मिस्टेक मिली थी। तो उसने क्या किया, वो 2 मिस्टेक डाली और इत्यादि इत्यादि लिख दिया। मतलब वो बेचारा जो लेखक है वो ढूंढता रहेगा और कितने मेरे मिस्टेक्स है। समझ में आया? ये इत्यादि क्या है, कभी कभी सदुपयोग के लिए है, तो कभी कभी लोगों को सताने के लिए है, जैसे हमने पहले ही देखा। बराबर। पाठक देखे, समालोचक साहब का इस समय मैंने कितना बड़ा काम किया। यदि यह अवसर उनके हाथ से निकल जाता तो वे अपने मनमुटाव का बदला कैसे लेते। बराबर। मतलब उन्हें तो बदला लेना था और मेरा वर्ड्स वहां पे था, इसीलिए वो उस लेखक को वापस परेशान कर पाए। यह तो हुई बुरी समालोचन की बात। हाँ, यदि भली समालोचन करने का काम पड़े तो मेरे ही सहारे वे बुरी पुस्तक की भी ऐसी ही समालोचना कर सकते हैं, कर डालते हैं कि वह पुस्तक सर्वसाधारण की आंखों में भली भासने लगती है और उसकी मांग चारों ओर से आने लगती है। मतलब क्या है, ये पुस्तक में ये है, वो है, इसमें चरित्र लिखा है, इसमें बहुत अच्छे से ड्राइंग्स है, बहुत कुछ है, इत्यादि इत्यादि। बराबर। मतलब लोगों को लगेगा अरे वाह, ये 3-4 चीजें तो अच्छी अच्छी लिखी है, और इत्यादि इत्यादि मतलब और भी कुछ होगा। तो ये किसी पुस्तक के सेल के लिए भी अच्छा हो जाता है। कहाँ तक कहूँ, मैं मूर्ख को विद्वान बनाता हूँ, जिसे युक्ति नहीं सूझती उसे युक्ति सुझाता हूँ। लेखक को यदि भाव प्रकाशित करने को भाषा नहीं जुटती तो मैं भाषा भी जुटाता हूँ। कवि को जब उपमा नहीं मिलती तो मैं उसका भी काम करता हूँ। सच पूछिए तो मेरे पहुँचते ही अधूरा विषय भी पूरा हो जाता है। क्या इतने से मेरी महिमा प्रकट नहीं होती? इससे आपको पता नहीं चला कि मैं कितना इम्पोर्टेंट हूँ सबके लिए? चलिए चलते चलते आपको एक और बात बता चलूं। समय के साथ सब कुछ परिवर्तित होता जा रहा है। परिवर्तन संसार का नियम है। लोगों ने भी मेरे स्वरूप को संक्षिप्त करते हुए मेरा रूप भी क्या किया है, किसी किसी ने परिवर्तित किया है, इत्यादि की जगह पे आदि लिखते हैं। अधिकांश मुझे आदि के रूप में लिखा जाने लगा। आदि क्या है, मेरा ही एक छोटा रूप है। संक्षिप्त रूप है मतलब क्या है, छोटा रूप। मतलब एक्सेट्रा इतना बड़ा लिखने से ईटीसी लिखते हैं और छोड़ देते हैं। समझ में आया? इत्यादि लिखने से अच्छा आदि लिखते हैं, छोड़ देते हैं। इस तरह से ये बहुत ही सुंदर और हंसने वाला एक लेसन है। ओके। मुहावरा देखो यहाँ पे दिया ही है, ढाढ़स बंधाना, धीरज बढ़ाना, समालोचना यानी समीक्षा, ये सब कुछ यहाँ पे दिया है। एक बारगी मतलब एक बार, निबाह यानी पालना, दृष्टांत, उदाहरण, ऐसा सब कुछ दिया है। ओके। तो जैसे मैंने बताया कि संधि पढ़ो और समझो, वो हम लोगों ने आदि का, जैसे इत्यादि का आदि प्लस इति प्लस आदि, तो इस तरह से है। बराबर। तो ये सारे अवयवों के भाग है और उसके बारे में हमें ये लेसन में सब कुछ बताया गया है। समझ में आया आपको? ध्यान में आया? इत्यादि। ओके, चलो बाय।